क्वालिटी पॉपुलेशन की आपको दो साइड देखने को मिलेंगी, एक आपको पॉजिटिव और एक आपको नेगेटिव। अब भाई पॉपुलेशन जो है फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। पीडब्ल्यू पे लेक्चर देख रहा है क्योंकि उसके एग्जाम जो आने वाले मिड टर्म के, तो ये होता है पढ़े लिखे का फायदा, क्योंकि टीचर ने उसको समझाया कि बेटा तेरे एग्जाम है, तुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए वो पढ़ रहा है। तो एडवांटेजेस जो है हेल्दी पीपल का ये नहीं है कि वो कमाता है, बल्कि जो है सोसाइटी में भी वो हेल्प करता है। जिस तरह की भी सर्विस आप चाह रहे हैं, जिससे आपका जीवन, आपकी जिंदगी सहूलियत में बढ़ रही है, जैसे अमेजोन पे आपने बुकिंग कर दी, फ्लिपकार्ट पे कर दी, मिंत्रा कर दिया, ऑनलाइन किसी होटल से खाना मंगा लिया, खेत पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास भी काम नहीं होता क्योंकि आपने लेबर बुलाए। अब कटाई करनी तो लेबर बुला लिए, जब कटाई नहीं थी, बुवाई होके बीच में जब पकने का टाइम था, तब लेबर भी फ्री, तुम भी फ्री। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट गांव में देखने को मिलती है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को ना धूम धड़ाके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी लाइफ में सब कुछ पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, आज और एक नया चैप्टर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, आपको पढ़ाने जा रहा हूं। उसका नाम क्या है आप देख लीजिए, पीपल एज अ रिसोर्स। यह चैप्टर बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप पीपल भी हैं और आप एक रिसोर्स भी हैं। अब यह आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाने में बड़ी मदद करेगा कि एक जो पीपल है, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो कब गुड रिसोर्स में कन्वर्ट होता है और कब वो बैड रिसोर्स में कन्वर्ट होता है, या फिर वो रिसोर्स किस काम का है, क्या उसकी एफिशिएंसी होती है, कैसे उसका आउटपुट जो है वो ज्यादा हो सकता है या फिर घट भी सकता है। दोनों ही बातें हैं, वो इस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के रूप में लेके चलिएगा कि आपको ऐसा लगना चाहिए कहानी पढ़ी है बस। इस कहानी में दो कैरेक्टर भी आएंगे, उनसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ बातें होंगी बस। और इस चैप्टर में ऐसा नया कुछ नहीं है, बहुत पुराना चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर आज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज इस चैप्टर को दोबारा देख लेना। इन केस अगर फिर से रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाउट बता दीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज की क्लास में आप देखेंगे कि भाई पीपल एज रिसोर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट तो है, मैं तो यही कहूंगा। और इस क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में जो टॉपिक्स आज होने वाले हैं वो भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि जान पहचान ही भाई सब बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखेंगे बाय द मैन एंड वुमेन, कि इंसान जो एक्टिविटी करता है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, आखिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एक इंसान करता है और उसका जो है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं जब वो उस कामों को करता है, हम इन्हें और कुछ क्यों नहीं कह देते, ये भी आप समझेंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आप पढ़ेंगे कि एक रिसोर्स के लिए जो एक देश है उसमें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या कर सकती है, क्या वो एक अच्छा रिसोर्स बन सकती है, या फिर मैं ये कह दूं कि उसकी नेगेटिव साइड देख लूं कि भाई बहुत पॉपुलेशन है और बहुत बोझ है देश के ऊपर, क्या इनको पढ़ाना, क्या इनको खिलाना, टेंशन में भरी बात है। मतलब क्वालिटी पॉपुलेशन की आपको दो साइड देखने को मिलेंगी, एक आपको पॉजिटिव और एक आपको नेगेटिव। अब भाई पॉपुलेशन जो है फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। आप जरा सोचिए बहुत प्रैक्टिकली, एक घर में 50 बच्चे, एक घर में 2 बच्चे, 50 बच्चे जब कमा के लाएंगे तो कितना लेके आएंगे, 2 बच्चे जब कमा के लाएंगे तो कितना लेके आएंगे। यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी मत कीजिए कि 50 बच्चे तो सैलरी उनकी हो सकता है सर तनख्वाह कम मिले, या फिर उनकी नौकरी ना लगे, या फिर वो बीमार रहते हो, या तमाम ऐसी बातें हो। मैंने बोला ना सिर्फ पॉजिटिव साइड देखनी है कि मतलब सब अच्छा है, मतलब उनको नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी मिल गई, तुम्हारे जितनी बराबर मिल गई, 1 लाख रुपए पर मंथ पर पर्सन, 50 लाख 2 लाख। दूसरी बात नेगेटिव, क्या नेगेटिव तो हम सोचते ही हैं भाई बड़ी पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन को पढ़ाएंगे कैसे, इनका मेडिसिन का खर्चा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में खर्चा, इनको खिलाने पिलाने का खर्चा, देश में इकोनॉमी में जो इनको जॉब देने का खर्चा, वो तो नेगेटिव साइड है, उसकी बात नहीं। तो दोनों चीजें देखेंगे। एजुकेशन, एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक रिसोर्स को गुड रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन कैन प्ले अ मेजर रोल। ऑब्वियसली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी की सैलरी देख लीजिए, एक पढ़े लिखे की देख लीजिए, एक पढ़े लिखों का समाज देख लीजिए, एक कम पढ़े लिखों का समाज देख लीजिए, आपको जो डिफरेंस है वो इजीली विजिबल हो जाएगा कि भाई पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से सोसाइटी में रहता है और एक कम पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से सोसाइटी में रहता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो दूसरों को भी समझा समझा के चलता है, और जो कम पढ़ा लिखा होता है वो कहता है मैं तो खुद ही ऐसा हूं, तेरे को क्या समझाऊं भाई, है ना। नेक्स्ट इज हेल्थ। एक अच्छा हेल्दी इंसान कैसा होता है, आप देखेंगे कि भाई आपकी हेल्थ बहुत अच्छी, आप कभी सालों साल में कभी बुखार आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। एक इंसान है जो खड़ा होते खांसी, ले बेटा ऐसा कफ की ड्रॉप, दोपहर तक सोते सोते भाई से उसके पांव में कपकपी, शाम को सोते सोते उसे फिर फीवर। तो ऐसे हेल्थ का बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जब आपकी देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, जब आपके देश में बेरोजगारी ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमी पे बोझ होते हैं। क्यों, अब आप कमा ही नहीं रहे,
आपने जो पढ़ाई करी उसके बाद नौकरी नहीं मिली तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गए, तो उससे क्या है, बोझ बढ़ता है। फॉर एग्जांपल हम एक बात कर ले कि एक बाप के पास दो बेटे हैं, एक नौकरी लग जाता है और एक नौकरी नहीं लगता है। अब जो लग जाता है वो तो फायदेमंद है घर के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि कमा के दे रहा है घर में भी और देश में भी। बट जिसकी नौकरी नहीं लगी वो तो अब बाप की तनख्वाह पे अब तक कंटिन्यू कर रहा है, मतलब बचपन से खाया तो अलग, अभी जो खाएगा सो अलग। तो ये चीजें भी होती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक अभिशाप है, एक बुराई है समाज में, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है कैसे है। बट ये सब टॉपिक आपके हो गए हैं। उम्मीद है कि अब लेक्चर में पढ़ने में एक ब्रीफ इंट्रो मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मेन एम बिहाइंड दिस चैप्टर की, इस चैप्टर के पीछे क्या ऐसा राज छुपा है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। सो बच्चों, मेन एम अगर आप देखेंगे इज टू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर एन इकोनॉमी rather than a liability. Now what is the meaning of an asset and what is the meaning of liability? तो asset का मतलब यहां पर होता है पूंजी, जो आपकी संपत्ति है, जो आपके पास है, जिसका आपके लिए ना उसके लिए आपको किसी को कर्ज उसका अदा करना है, मतलब पे करना है, कोई टैक्स वो देना है, कोई पेमेंट करनी है, उसके लिए वो आपकी हो गई। जस्ट लाइक कि आपके पास मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, टैक्स वैक्स लोन वोन सबसे फ्री हो गया, अब वो आपकी है, वो आपकी एसेट होगी। आपकी कोई घर है, प्लॉट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कुछ भी है, वो आपकी एसेट होगी। लायबिलिटी क्या होता है? कर्ज होता है। लायबिलिटी मतलब लोन हो गया, जैसे एक तरह का आपने लोन लिया है, अब उस लोन को प्रीपे करना है, इंटरेस्ट भी रीपे करना है, टेंशन रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी, तो लायबिलिटी होती है कर्ज। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि पॉपुलेशन को आप एज असेट मानो। असेट क्यों मानो? अरे ये पॉपुलेशन जो आज आपको भीड़ दिख रही है, कल जब ये बड़ी होंगे, कल ये जब ये सब कमाएंगे तो देश में तो इनकम लाएंगे, तो यार ये तो अच्छी बात है, हम इसे लायबिलिटी जो माने। आज आप पे जब सोर्सेज नहीं है तब आपको लग रहा होगा ना, बट अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड देखें कि भाई पॉजिटिवली ये क्या कर सकते हैं आगे, अगर इन सबने कमाया तो। हम नेगेटिव देखते हैं हमेशा, हम हमेशा ही बातचीत हो कुछ भी हो हम पहले नेगेटिव ढूंढते हैं। टीचर ने पढ़ाया ये हुआ था, अच्छा सर वो क्यों नहीं हुआ था, आप हमेशा नो पे जाते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नो के अलावा जो दूसरा साइड है, जो यस है, उसे देखें। यस काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहां पे पॉपुलेशन को एज एन एसेट माने, ना कि हम इसे लायबिलिटी माने, ना कि हम इसे लायबिलिटी माने। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉपुलेशन को मेन एम हमारा इस चैप्टर में पढ़ाने का यह है कि पॉपुलेशन को आप एक एसेट माने रेदर देन ए लायबिलिटी। ये एक बहुत अच्छी चीज है। चलिए, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, जो जनसंख्या है लोगों की, दैट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। मानव कैपिटल कैसे बन सकती? क्या जेब में पैसे लेके घूमने से मैं ह्यूमन कैपिटल हो जाऊंगा? नहीं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जब आप पढ़ लिख जाते हैं, जब आप हेल्दी होते हैं, जब आपके पास स्किल होती है, जब आपके पास ट्रेनिंग होती है, जब आपको पता है कि कोई काम कैसे होगा, मैं बहुत फिट हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊंगा, अच्छा कर पाऊंगा। मतलब कि जब आपके ऊपर पैसा खर्च हुआ हो, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हो। अब मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? क्या मेरे सर के ऊपर पैसों की गड्डी रख दी जाए? ये नहीं है। मेरे सर के ऊपर गड्डी रखने से अच्छा मुझे पढ़ा दिया जाए, मेरी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी कर दी जाए, मुझे अगर कोई काम नहीं आता तो मुझे उसके लिए ट्रेनिंग दे दो, स्किलफुल बना दो मुझे, मैं अच्छा हो जाऊंगा यार, मैं और बेहतरीन हो जाऊंगा। एक इंसान का बेहतर से बेहतरीन होना, अच्छे से बहुत अच्छा होना, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ऐसा जब हो जाए तो उसे हम कहते हैं भाई साहब ह्यूमन कैपिटल। सो वो कब पॉसिबल है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। किसी इंसान को पढ़ाकर देखो, वो थोड़ा और पढ़ा लिखा हो जाएगा। किसी इंसान को किसी काम के लिए ट्रेनिंग देके देखो, जो काम नहीं आता होगा वो भी हो जाएगा। किसी इंसान को मेडिकल फैसिलिटीज देके देखो, बीमार होगा तो दौड़ भागेगा। अरे ये सब कर दोगे तो आपकी जो पूंजी है वो सही हो जाएगी, आपका जो ह्यूमन कैपिटल वो सही हो जाएगा। जैसे एक मशीन है, फॉर एग्जांपल मशीन खराब पड़ी है, अरे आप बिजली दे दो तो चल जाएगी, चलते चलते पता चल जाएगा क्या खराबी है, उसका फिर रिपेयर कर दो, वो सब तो मशीन बन गई ना, बढ़िया कैपिटल। तो ऐसे इंसान में जो कैपिटल है वो आप उसको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे स्किल दें, आप उसको मेडिकल फैसिलिटीज दें। आप देखना आपका इंसान जो जिस पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हो, जिस पॉपुलेशन को आज आप लायबिलिटी कह रहे हो, अगर ये सब सुविधाएं दे दोगे ना किसी भी इंसान को, किसी भी देश में, तो वहां पर ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो पीपल एज अ रिसोर्स की बात करूं, इट इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल या पॉपुलेशन। हम जब बात कर रहे हैं पीपल एज रिसोर्स की, हमारा मतलब क्या है? पीपल एज रिसोर्स मतलब जनता जो काम की है। देखिए, रिसोर्स तब रिसोर्स है जब वो आपके काम का हो, अदरवाइज तो जैसे हमने कोल देखा, कोल कहीं पर बिछा पड़ा है, आप कह रहे कोल इज अ रिसोर्स, अरे मैं कैसे मान लूं कोल इज अ रिसोर्स? वो वहां पड़ा है, हम उसे निकाल नहीं पा रहे, वो हमारे काम नहीं आ रहा, तो वो रिसोर्स नहीं है। ऑब्वियसली बात है, रिसोर्स की डेफिनेशन ये है कि जब चीज आपके काम आ सके। तो यहां पर जो देश के काम आ रहा है काम करने के, इन टर्म्स ऑफ उनकी जो अभी एग्जिस्टिंग स्किल्स है, जितना वो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर उनमें इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उनकी जो एबिलिटीज है वो भी बढ़ जाएंगी। तो जो आज काम कर रहे हैं और जो कर सकते हैं, यही है पीपल एज रिसोर्स की तरफ हमारा
इशारा करने का। जैसे आपने देखा होगा पहले हम ऐसे चंद्रयान लॉन्च किया, फेल हुआ, सेकंड फेल हुआ, थर्ड में हम पहुंचे ना। तो फ्यूचर एबिलिटीज क्या कर सकते थे अगर ऐसे रुक जाते कि भाई नहीं छोड़ो ना, पैसा खर्च हो रहा है, क्या करेंगे, तो आज यहां भी नहीं होते। आज यहां है क्योंकि कल वहां थे, तो यहां से यहां तक का सफर जो है वो एज ए रिसोर्स बनकर ही हुआ है। बात करते हैं, look at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product। अगर आप देखें, अगर आप एक चीज देखें कि ये एक भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं भाई साहब प्रोडक्शन, ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां पे कुछ चीज बनाते हैं। तो इन्होंने मान लो बनाई 10 प्रोडक्ट्स बना लिए, 10 इन्होंने प्रोडक्ट्स बना लिए। बट अगर यही बात करो, अगर ये इंटू 10 है, अगर ये इंटू 10 है, तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी बच्चों, 10x होगी ऑफ 10 प्रोडक्शन, 10x ऑफ 10 प्रोडक्शन होगी, 10 टाइम्स हो जाएगी जो पहले हो रहा था। सो हम कैसे कह दें कि पॉपुलेशन का ज्यादा होना खराब होता है, हम कैसे कह दें पॉपुलेशन का ज्यादा होना खराब होता है, बल्कि हम तो ये कहेंगे पॉपुलेशन इज गुड फॉर द कंट्री। अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड देखो, अब इसके पॉजिटिव साइड क्या है, ज्यादा लोग ज्यादा प्रोडक्शन। तो ज्यादा लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस मतलब यहां पर टोटल, नेशनल मतलब जैसे हम इंडिया की पढ़ाई कर रहे हैं तो इंडिया, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, कितनी इंडिया में टोटल प्रोडक्शन हुई है बाय ऑल द पीपल। सो व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की हैं। अब आप सोच रहे हैं सर आपने बोला गुड्स एंड सर्विसेज का क्या रोल आ गया यहां पे, तो देखिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्या रोल है मैं बता देता हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर है, हमारे पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, एंड टर्शरी। आपने क्या बोला, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है ना। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर, और जो थर्ड होता है वो होता है सर्विस रिलेटेड सेक्टर, सर्विस रिलेटेड सेक्टर, जस्ट लाइक आपका टूरिज्म, लाइक आपका बैंकिंग, यहां पे आपका इंडस्ट्री, यहां पे आपका मान लीजिए फार्मिंग, डेयरी, ये सब। तो जब आप फार्मिंग ये सब करोगे तो हम प्राइमरी सेक्टर के टोटल वैल्यू को ऐड कर लेंगे, टोटल प्रोडक्शन यहां पे खेत में कितना किया, फिर हम इंडस्ट्री का कैलकुलेट कर लेंगे, इंडस्ट्री में कितना हुआ, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे टर्शरी में कितनी सर्विस आई, और इन तीनों को जब ऐड कर दूंगा, इन तीनों की वैल्यू ऐड कर दूंगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। यही चीज कह रहा है, रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द रेजिडेंट एंड बिजनेसेस ऑफ ए कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ, या फिर लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है, चाहे वो कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में किया हो, अगर मैं इन तीनों की वैल्यू, तीनों के प्रोडक्शन को मिला लूं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पता चल जाता है। स्माइल करो भाई साहब, स्माइल करो, समझ में आ गया है, स्माइल करा करो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंक्लूजन क्या निकला फिर इस बात से पढ़ने से कि जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज का मतलब यहां पर क्या है, मान लीजिए आपने लैंड परचेज करी है, कहीं पर आपने बिल्डिंग परचेज करी है, कहीं पर आपने मान लीजिए कार परचेज करी, आपने बोला ये सब मेरी असेट है। मैं ये बोल रहा हूं लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन को भी आप एक रिसोर्स मानिए ना, पॉपुलेशन को भी रिसोर्स मानिए। क्यों, क्यों मानिए भाई साहब, क्यों मानेंगे, अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं मानेंगे, मैं ये कह रहा हूं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लीजिए लैंड है, आपने 1 CR की खरीदी है, आज से 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद मान लीजिए ये 10 करोड़ की हो गई, ठीक है, 10 करोड़ की हो गई। आज आपने अपने बच्चे को, अपने सन को एक फादर ने पढ़ाया टिल इसकी फर्स्ट क्लास से PhD तक, लास्ट पढ़ाई तक ऐसा पढ़ा लिया, खूब बढ़िया एकदम पढ़ा दिया। इस बच्चे की टोटल खर्चा हुआ मान लीजिए 1 करोड़ हो गया, मान लेते 1 करोड़ हो गया। धरती तो एक बार में आपको 10 करोड़ दे रही है ना, और शायद आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। पर ये बच्चा, अगर ये बच्चे की जॉब लग गई बहुत अच्छी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए लगा भाई पढ़ाने में, और इस बच्चे ने अगर मान लीजिए 5 से 7 करोड़ का पैकेज भी कमा लिया सालाना,
या फिर 2 से 3 करोड़ भी कमा लिया सालाना, तो एक बात बताइए, ये 10-20 साल में 10 करोड़ कमा के दे रहा है, ये 20 साल में इंटू अगर मैं 2 भी मान लूं, मिनिमम 2 भी मान लूं, तो 40 करोड़ रुपया हो गया। क्या इसकी तरह ये कमा के नहीं दे रहा है क्या? ये भी कमा के दे रहा है, बल्कि ज्यादा भी दे सकता है, कम भी हो सकता है, बट जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करके फायदा हुआ, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके फायदा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो लाइक अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिस्क कैपिटल को भी आप एक अच्छा रिसोर्स माने, उसमें इन्वेस्ट करें। सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन। यही है किसी पॉपुलेशन का, लार्ज पॉपुलेशन का पॉजिटिव साइड, कि आप उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को समझिए। दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड, हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम तो नेगेटिव सोचते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा खर्चा, ज्यादा पढ़ाई का खर्चा। अरे उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए, कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन, इनको खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, एजुकेशन, इनको हेल्थ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, हम इसको हमेशा इग्नोर नहीं करते हैं। यही हम गलती करते हैं, हम कोई भी काम करेंगे पहले नेगेटिव हो जाते हैं। अरे यार याद होगा कि नहीं होगा, ये चैप्टर पढ़ा जाएगा कि नहीं आएगा, क्लास शुरू नहीं हुई होगी, कुछ के दिमाग में ये आ गया होगा कि यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अब ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव क्या हो सकता है? नहीं यार ऐसे कैसे नहीं आएगा, पेपर तो मुझे देना है और मेरे जैसे तमाम बच्चे पेपर देंगे और वो हो सकता है टॉप भी करेंगे, फिर मैं क्यों नहीं, आखिर मैं क्यों नहीं, मैं एक गुड रिसोर्स हूं और मैं ये चैप्टर को जो है अच्छे से समझूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो अभी आप हैं, अगर उस पे ज्यादा एजुकेशन दी जाए, मतलब उसे और ज्यादा पढ़ाया जाए, उसे और हेल्दी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, तो हम यहां पर एक अच्छी खासी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक बच्चा जो छोटा सा था, अगर उसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, अगर उसे पढ़ाई मिले, तो ये भाई साहब ये क्या होगी, समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी, गुड बात है, ये गुड बात है। और इस ऐसे गुड काम के लिए गुड मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी फैसिलिटीज दें, देश में सुविधाएं मिलेंगी, तो देश जो है आगे तरक्की करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे मैंने बता दिया, फिर से वही लाइन आई है कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल सर्विस, ये सब दें तो यील्ड्स मतलब इट कैन प्रोड्यूस, या फिर ही शी कैन प्रोड्यूस अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जब आप एक बिल्डिंग खरीद के 20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाकर भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन इज अ गुड ऑप्शन, गुड इन्वेस्टमेंट। सो दिस कैन बी सीन, ये कैसे पता चलता है कि भाई कोई इंसान में इन्वेस्टमेंट हुई तो वो बहुत अच्छी है? अगर आपने इंसान को पढ़ाया है, किसी बेटे को पढ़ाया है, तो वो ज्यादा कमाएगा। एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं है वो कम कमाएगा, एक बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो ज्यादा कमाएगा। तो हायर इनकम इस बात का इंडिकेशन है। क्यों? बिकॉज जब वो हायर प्रोडक्टिविटी देगा, क्यों देगा? क्योंकि जब वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो उतना ही सब ट्रेनिंग में फायदा है कि एजुकेशन ज्यादा होगी, बेटर ट्रेंड होगा, एज वेल एज हायर प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी होती है हेल्दी पीपल की। क्यों होती है? यार एक बुखार वाला आदमी है, पीड़ित है, मशीन में काम कर रहा, वॉमिट, ले भाई मशीन के ऊपर ही कर दी। भाई जब तू बीमार है तो क्यों आया? वहीं एक फिट एंड फाइन एकदम पर्सन है, लैपटॉप बैठे काम कर, टक टक टक, हाँ भाई वो कर देना, ऐसा ट्रांसलेट में डाल देना, अरे भाई वो सामान भेज देना, ये कर देना। मतलब हेल्दी पीपल होगा, 4 लोगों से कनेक्शन बनाएगा, भाग भाग के काम करेगा। बीमार आदमी है, पता चले दूसरे की पीठ पर लटक लटक के काम कर रहे हैं, भाई साहब नट कस दूं क्या? बोले भाई तू घर ही जाते हो, अपनी कसाई घर करा। समझ रहे? तो इस तरीके से एक हेल्दी पीपल जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट क्या होते हैं एक पढ़े लिखे इंसान के सोसाइटी के लिए। Benefits to society. So not only do the more educated and healthier people gain through higher incomes, केवल यही बात नहीं कि पढ़े लिखे इंसान का फायदा सिर्फ ये है कि वो ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, सोसाइटी के लिए भी फायदा है। किस टर्म्स में? इनडायरेक्टली सही, बिकॉज एडवांटेजेस ऑफ ए मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ एंड केयर। अब यहां पर जैसे डॉक्टर साहब है, ये पढ़े लिखे हैं, इनका फायदा क्या है सोसाइटी में? भाई ये समाज में और लोगों को ठीक कर सकते हैं, समाज में ये बता सकते हैं कि क्या हमको सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, किन दवाइयों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब बताते हैं। इवन इनके पास जब कोई आप जाते हैं, आपने बोलो साहब मेरे ना गुड़गुड़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहां से कुछ निकलने को है, आपने तो अपनी व्याख्या कर दी, आपने तो अपनी बातें बता दी, जैसे भी आप जिस टर्म्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे टू अ डॉक्टर, आपने कर दिया। डॉक्टर क्या समझेगा? आप डॉक्टर ऐसी दवाई बनाए गुड़गुड़ करती हुई की दवाई है, पेट में मरोड़ उठने की दवाई ना, डॉक्टर को पता, डॉक्टर का भाई साहब सुनिए सुनिए दादाजी सुनिए, 1 मिनट, आपके पेट में गैस बनी हुई है,
डॉक्टर पढ़े लिखे के हिसाब से बात करेगा। अब अगली बार जब वो बाबा आएगा तो अगली बार उसको समझ में आ जाएगी कि मुझे इस बीमारी में मरोड़े उठते हैं, पेट में गुड़गुड़ है, गैस बन जाती है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, 2-3 बातें डॉक्टर बता देगा। अब वही चीज जाके फिर वो अपने गांव में बताया, भाई इसका मतलब ये होता है। अब वो सीख गया। कैसे सीखा? एक एजुकेटेड पीपल के थ्रू। नहीं तो पूरे गांव में यही हो रहा, गुड़गुड़ हो रही है मरोड़ उठ रहे, गुड़गुड़ हो रही है मरोड़ उठ रहे। पहले क्या आप देखिए भाई, तमाम पहले औषधि हो जाती थी, पहले ऐसे अपने लोकल नुस्खे होते थे, लोकल तरीके होते थे सही करने के। तो एजुकेशन ने बदलाव किया। वहीं बात कर लूं टीचर की, अब एक बच्चा है, उसको नहीं पता है कैसे उठना है कैसे बैठना, उठा अपना एकदम बिना कॉलगेट के खाना खा लिया, उठते के साथ ही लैपटॉप पे लग गया, वॉशरूम में मोबाइल लेके चला गया, कुछ आता नहीं है, बस स्क्रॉल कर रहा है यूट्यूब। पढ़ा लिखा था, उठा फटाफट, उठते के साथ ही ऐसा देखा, अच्छा मेरे 8 बजे स्कूल गया, मोबाइल घर पे रख गया, आते के साथ ही होमवर्क किया, देखते के साथ ही पीडब्ल्यू पे लेक्चर देख रहा है, क्योंकि उसके एग्जाम जो आने वाले मिड टर्म के। तो ये होता है पढ़े लिखे का फायदा, क्योंकि टीचर ने उसको समझाया कि बेटा तेरे एग्जाम है, तुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए वो पढ़ रहा है। तो एडवांटेजेस जो है हेल्दी पीपल का ये नहीं है कि वो कमाता है, बल्कि जो है सोसाइटी में भी वो हेल्प करता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल तो और ज्यादा फायदेमंद है देन दी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर अदर रिसोर्सेज। भाई ये जमीन है, इस जमीन पर ये बैल है, इस बैल को चलाने वाला एक किसान है। अगर ये किसान ना हो तो ये बैल कंट्रोल नहीं होंगे, और ये बैल कंट्रोल नहीं होंगे तो इस खेत में खेती नहीं होगी। दूसरा, इस खेत में दाने डालने वाला, अनाज उगाने वाला किसान है। तो विदाउट किसान यानी विदाउट ह्यूमन तो ये जमीन भी आपको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देगी, कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देगी। वहीं बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री की, ये मशीन को चला के दिखा दे बिजली, अरे इसको ऑपरेट करने वाला इंसान, इसको स्टार्ट करने वाला इंसान, इसको ऑफ करने वाला इंसान। तो इसका मतलब जो मशीन हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, ये सभी विदाउट ह्यूमन कुछ फायदे की नहीं है। क्योंकि अगर आपकी जो लैंड एंड फिजिकल अगर खुद से कुछ कर पाते तो इंसान की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ही कैन मेक और शी कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। इंसान ही है जो आपके अदर रिसोर्सेज का फायदा उठाकर समाज में कुछ प्रोडक्टिविटी करता है। आप काम करते हो तभी तो काम दिखता है। काम को बोलो तू होके नजर अपने आप से, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, मैं ना पढ़ाऊं या फिर आप पढ़ो ही मत, आपको भाई ऐसे किताब रखी है, किताब से कैसे हो जाएगा सब, काम नहीं चलेगा। सो लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। जमीन अपने आप पढ़ने से आपको कभी खेती करके नहीं देगी, जमीन कभी फायदेमंद नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई इंसान उस पर जाकर खेती करे। अगर किसान खेती नहीं करता है तो जमीन कुछ फायदे की नहीं है, जमीन फायदे की नहीं है। सो इंसान जो ह्यूमन रिसोर्स है इनफैक्ट मच बेटर रिसोर्स देन दी अदर फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक पूरा एक इंट्रो, पूरा बेनिफिट ये समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल क्यों नेसेसरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके लिए, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, और आप पूरे एक नेशन को, एक कंट्री को कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। व्हेन यू आर एजुकेटेड, यू हैव मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल्स विद योरसेल्फ, तब आप जाके एक अच्छा रिसोर्स को बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टोरी आ गई है भाई साहब, कहानी है। कहानी दो दोस्तों की जो एक ही गांव में रहते हैं, दोनों की जिंदगी में बड़ा बदलाव है। बदलाव यह है कि एक तरफ आपका विलास है और एक तरफ आपका शकल है। दो दोस्त जो एक ही गांव में रहकर पर अलग जिंदगी का कैसे जीवन जिएंगे, वो इस बात से पता चलता है कि जो आपका शकल है उसके मम्मी पापा दोनों हैं, जो विलास है उसके फादर नहीं है, उसकी सिर्फ मदर है। जो शकल है उसके पापा बाहर काम करते, मम्मी घर संभालती है, और शकल जो अपने बहन भाई का साथ देता है। बट जो शकल है उसके जो पापा मम्मी है वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो शकल है वो पढ़े और पढ़कर एक अच्छा इंसान बने, पढ़कर कुछ अपने आगे जिंदगी में तरक्की करे। इस बात के लिए वो उसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। शकल अच्छा खासा पढ़ता है, स्कूल पास कर लेता है, हायर स्कूल पास कर लेता है। देन उसके फादर जो है उसको आगे पढ़ाने के लिए और चाहते हैं, तो उसको एक कंप्यूटर डिप्लोमा कराने के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए लोन लेकर उसे पढ़ाई कराते हैं। अच्छी बात यह है कि शकल को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, तनख्वाह मिल रही है। शकल ने अचानक ये कंप्यूटर कंपनी जो कंप्यूटर कोर्स किया था, तो उस बेस पे किसी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहां पर जाकर शकल कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता है जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होता है। अब जब कंपनी को फायदा है तो शकल को फायदा है। कंपनी शकल को अच्छा खासा प्रमोशन देती है, जिसकी वजह से शकल की जिंदगी में खुशहाली आती है, हैप्पीनेस आती है। वही बात करूं विलास की जिंदगी में, तो इस तरीके का आराम बिल्कुल भी नहीं है। फादर खत्म हो चुके हैं, मां मछलियां बेचने का काम करती है और दिन के 150 रुपए तक कमा के लेके आती है। विलास जो अपने बहन भाई को भी ख्याल रखता है, पर साथ साथ विलास के साथ एक समस्या भी है आर्थराइटिस की, जहां पर उसके जॉइंट का इशू है, उसके हाथ पैर के जॉइंट जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए वो एक समस्या से जूझ रहा है। विलास की जो मां है
उसके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि 150 रुपए पर डे कमाने का मतलब हो गया करीबन आपका 4,500 रुपए महीना। उसमें वो अपने विलास का क्या इलाज कराए और क्या अपने परिवार को पाले, इसलिए उसकी बड़ी समस्या है। और एक समय ऐसा आता है जब विलास की मां बीमार हो जाती है और विलास को जो है फिर जिम्मेदारी संभालने पर आना पड़ता है। विलास भी सेम अपने गांव के एक मंडी, एक लोकल इलाके से लाकर मछलियां अपने गांव के इधर बेचता है और अपने जीवन में वैसे ही ठीक कमाई करता है, जितनी उसकी मां कमाती थी उतनी नॉमिनल कमाई 150 रुपए पर डे के हिसाब से कमाता है। अब क्योंकि विलास और शकल की जिंदगी में फर्क जो दिख रहा है वो दिख रहा है साफ साफ एजुकेशन का, क्योंकि शकल जो है वो पढ़ा लिखा है, विलास जो वो पढ़ा लिखा नहीं है। और विलास की कोई इच्छा भी नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो इच्छा भी नहीं होती है। व्हेन यू हैव रिसोर्सेज देन यू हैव इच्छा, और नो रिसोर्सेज नो इच्छा। तो विलास के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने एक चीज समझ ली कि एजुकेशन आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप अच्छा उससे थिंकिंग करेंगे, उससे अच्छा कमाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर आपकी उतनी डेवलपमेंट होगी। और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप कितने बैकवर्ड जा सकते हैं, यह विलास की स्टोरी बताती है। बेशक एक गांव में दोनों लोग रहते हो, पर दोनों की जिंदगी में फर्क है। चलिए शकल और विलास की कहानी जान लेते हैं। सबसे पहले शकल की कहानी देख लीजिए। शकल 12 साल का बच्चा है, विलास 11 साल का बच्चा है, फर्क ज्यादा है नहीं, दोस्त है। शकल की जो मम्मी है शीला, वो घर का काम देखती है। उसके जो फादर बूटा चौधरी, वो खेतों में काम करते हैं। शकल जो अपनी मम्मी की हेल्प करता है घर के कामों में, यकीनन जैसे और बच्चे करते हैं, आप मैं सब हम करते हैं अपनी मम्मी की मदद। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। जीतू सीतू की देखभाल भी करता, अपने छोटे बहन भाई की देखभाल करना बनता है जैसे आप करते हैं। आगे चलते हैं। जो शकल के अंकल हैं श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन इन 10th पास करी है, बट वो भी घर पे खाली बैठे हैं, एज उनके पास कोई नौकरी नहीं है। बट इस बात से शकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उसके माँ बाप को फर्क पड़ता है। बूटा एंड शीला जो उसके मम्मी पापा, ये चाहते हैं कि भाई शकल आगे पढ़ाई करे और हमारे घर की शक्ल बदल जाए। शकल की शक्ल कैसे बदलेगी भाई साहब? वो उसे फोर्स करते कि भाई आप जाइए गांव के स्कूल में एडमिशन लीजिए, एंड वो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और अपने हायर सेकेंडरी 10th 12th पास कर लेता है। उसके फादर फिर चाहते हैं कि बेटा और आगे पढ़ाई करे और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखे, तो शकल ठीक वैसे ही करता है। इसके लिए उसके फादर लोन लेते हैं, उसको वोकेशनल कोर्स, कंप्यूटर कोर्स जैसे उसमें दाखिला दिलवा देते हैं। शकल जो है काफी पढ़ाकू और काफी इंटरेस्टेड था पढ़ाई में, शुरुआत से ही उसका अच्छा इंटरेस्ट था, तो वो पढ़कर एक अपने पापा के लोन के लिए पैसे से लेकर कंप्यूटर की पढ़ाई भी पूरी कर लेता है। बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ताकत के साथ उसने एंथुसियाज्म, मतलब बहुत ही जोश के उमंग के साथ उसने पढ़ाई को पूरा किया, अपने कोर्स को खत्म किया, और कुछ समय बाद जो है उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसके बाद वो जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को काफी फायदा होता है, कंपनी की सेल बढ़ जाती है। अल्टीमेटली कंपनी की सेल बढ़ने का मतलब है कि भाई साहब शकल के घर में शक्ल बदल जाना। तो उसका जो बॉस है वो इसकी मेहनत को रिवॉर्ड देता है, इनाम में उसको अच्छा खासा प्रमोशन देता है, और इस प्रकार शकल की जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प रहती है। आई होप आपको कहानी टिप्स पे याद रहेगी। विलास की बात करें तो जिंदगी विलास की कुछ ऐसी है कि विलास 11 साल का बच्चा है, सेम गांव में रहता है जहां पे शकल है। विलास के फादर महेश जो है वो मछुआरे थे, पर हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old। जब विलास 2 साल का था उसके पिताजी खत्म हो जाते, उसकी मां जिम्मेदारी संभालती है, यानी कि उसकी जो मदर है गीता है, वो मछली बेचने का काम शुरू करती है और अपने परिवार को पालती है। वो मछली खरीदती है लैंड ओनर से, वहां से खरीदकर अपने गांव के नियर बाय मंडी में बेचती है। ऐसा करके उसे केवल दिन का 150 रुपए पर डे जो है वो मिलता है। विलास जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस है। उसकी मदर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसका इलाज कर सके, और ना ही जो है वो स्कूल जा सकता था। एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसकी मदर का जो हाथ बटाने का काम था, हेल्प करने का काम, वो विलास भी करता है, शकल भी करता है, अपने बहन भाइयों को भी देखता है। और कुछ समय बाद उसकी माताजी जो है वो बीमार पड़ जाती हैं, माताजी जो है वो बीमार पड़ जाती हैं, और फिर भाई साहब वो आगे की जिम्मेदारी संभाल लेता है। देयर वाज नो इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, कोई पारिवारिक रूप से पैसे की कोई सपोर्ट तो थी नहीं। सो विलास खुद निकल पड़ता है फिर मछली बेचने। एंड ही लाइक हिज मदर अर्न ऑन ए मीगर इनकम, मतलब लेस इनकम, बहुत कम इनकम जो है वो विलास को भी मिलती है। तो दोनों लोगों की जिंदगी में आपने देख लिया क्या डिफरेंस है, एजुकेशन क्या रोल प्ले कर सकती है, क्या एक जो ह्यूमन प्रोडक्शन, जो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देख रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में। कंक्लूजन क्या निकलता है, अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन, अगर किसी बच्चे को पढ़ाया जाए, उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, सो दैट ही कैन ऑल्सो यील्ड, मतलब ही कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ए हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स। जैसे शकल ने
पढ़ाई करके आगे जिंदगी में और कमाई करके दिखाई है, वैसे ही कर पाता विद ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। समाज में भी वो एक अच्छा बदलाव कर सकता था, क्योंकि अब विलास पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके बाद पैसे कम रहेंगे, पैसे की गरीबी रहेगी, हमेशा वो पुअर स्टेज पे रहेगा। वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, आगे आने वाली जनरेशन को कैसे पढ़ाएगा, सोसाइटी में क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये बड़ी समस्या वाली बात है। वहीं पर शकल जो है वो पढ़ा लिखा है तो अपने आगे आने बच्चों को पढ़ाएगा, समाज में लोगों को समझाएगा। इस तरीके से पढ़ाई जो है आपको एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी इनकम सब दे सकती है व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब आपके पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ये सब आना बहुत कॉमन सी बात है। सो आज की डेट में अगर हम बात करें, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा खड़ा हो और खुद जाके स्कूल में दाखिला ले ले कि मैं एक अच्छा रिसोर्स बनना चाहता हूं, मुझे पढ़ा दो। ऐसे तो कोई स्कूल नहीं पढ़ाएगा। तो ये जो जिम्मेदारी है वो आजकल हमारी है एजुकेटेड पेरेंट्स ने। एजुकेटेड पेरेंट्स का मतलब मान लीजिए किसी एक स्टेज पे आप रुक जाइए, या तो आप दादा की स्टेज पे रुक जाइए, आप पापा की स्टेज को देखिए। अगर आप अपने फादर की स्टेज को देखते हैं, सपोज कीजिए कि आपके फादर बहुत पढ़े लिखे हैं, तो एक्सपेक्टेड ये है उनसे कि वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको अपने से बेहतर पढ़ाएंगे, वो आपको अपने से अच्छा रिसोर्स बनाएंगे। और इस बात के लिए उनकी कई चिंताएं हैं, कई टेंशन भी है। टेंशन ये है कि एक फादर केवल पढ़ाना ही नहीं जानता। जब पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं तो वो सिर्फ पढ़ाना नहीं जानते अपने बच्चों को, वो उन्हें अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, हर चीज फिर कंपैक्ट एकदम बढ़िया तरीके से वो चल रही होती है। यहीं पर जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं दे आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। आजकल आप क्या देखोगे, पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, स्कूल अच्छे से अच्छा, ड्रेस अच्छी से अच्छी, अच्छे से अच्छा ट्यूशन, अच्छे से अच्छा खर्चा करते हैं उसके ऊपर। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। ये कब पॉसिबल है? जब आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूं तो आप काम करेंगे। जब आपको पता है कि मेरे बच्चे का इस चीज से क्या फायदा है, आप जरूर करेंगे। जब आपको पता है कि मेरे बच्चे का इससे फायदा नहीं, आप नहीं करेंगे। आपको रियलाइज हो गया कि एजुकेशन से मैं इतना कर पाया, और अगर मैं अपने बच्चे को और अच्छा पढ़ाऊंगा तो ये और अच्छा करेगा, सो आप फिर उसके एजुकेशन पे खर्च करेंगे। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो इस बात को जानते हैं कि एक इंसान को अगर किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए तो वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते पढ़ते बहुत इंटेलिजेंट बन जाएगा। बात ये है कि उसको प्रॉपर अदर फैसिलिटीज भी चाहिए। अदर फैसिलिटी मतलब अगर किसी इंसान के पेट में खाना नहीं है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं कहता हूं इंटेलिजेंसी गई भाड़ में भाई साहब, बिल्कुल गई भाड़ में। जब मेरे पेट में खाना नहीं है मैं काय का एग्जाम करके आऊंगा बताइए? अरे जब मेरे को युद्ध पे जाना, मैं बहुत अच्छा स्किलफुल एकदम योद्धा हूं, बहुत अच्छा वॉरियर हूं, बट मेरे पेट में खाना नहीं है भाई, भूखे पेट तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं। सो आपको प्रॉपर डाइट हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। अ वर्चुअल साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। वर्चुअल मतलब एक अच्छी साइकिल यहां पर क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव साइकिल यहां पर क्रिएट हो जाती है। रीजन ये है कि मां बाप को पता है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ और किन चीजों की जरूरत है। अच्छा खाना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, प्रॉपर प्यार देखभाल, ये सब की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं कि ऐसे भाई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा, मार्क्स नहीं आए, उठाई बेल्ट और पीटना शुरू, बच्चे को डंडे से पीटना शुरू। ये क्या है भाई? आप हाइजीन कर रहे हैं, उसकी हाइजीनिटी दूर कर रहे हैं भाई साहब, मार मार दिया बेचारा। सो ये सब आजकल एजुकेटेड पेरेंट जो वो करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कंट्री लाइक जापान की अगर मैं बात करूं, जापान जैसे देश के पास नेचुरल रिसोर्स की बिल्कुल कमी थी बच्चों। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। तो उन्हें पता था हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्स यहां मिलना नहीं, तो हमारे पास लोग तो हैं, क्यों ना हम इन लोगों को पढ़ाए लिखाएं, इन लोगों को इतना हेल्थ पे ध्यान दें, मेडिकल फैसिलिटी दें कि ये बंदे बहुत ट्रेंड हो जाएं, बहुत वेल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाएं। फिर ये लोग अपना दिमाग लगा के दुनिया को क्या देंगे? सर्विस देंगे, दुनिया को टेक्नोलॉजी देंगे, फिर हम पैसा कमाएंगे। अल्टीमेटली गोल क्या है? पैसा है। सो दे इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, इंसान को पढ़ाया लिखाया, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ दिया। सो ये आज की डेट में इसीलिए कंट्री डेवलप एंड रिच है। डेवलप क्यों है भाई? आज इनकी जो रेल है उसको दुनिया देखना चाहती है, कितना बुलेट ट्रेन सब फास्ट बना रहे। इनकी जो टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है उसको दुनिया दीवानी है। ये सब कब हुआ? जब इंसान एजुकेटेड था। एजुकेटेड इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारा जैसे इसरो है, आज आप देखिए किस चीज से कम है भाई, सबसे आगे बढ़िया चल रहे हैं हम एकदम। सो दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। तो इन्होंने क्या किया, जिस चीज की जरूरत है हमारे पास नहीं तो क्या हुआ, हम दूसरों से ले लेंगे, बदले में हम अपना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स देंगे। हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज वर्सेस तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा काम हो चुका भाई साहब, और हमारे वाले ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अगर एक खेत है और उससे कोई माइनिंग करनी है तो उसके लिए इंसान की जरूरत पड़ेगी, दिमाग, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। लैंड से कुछ नहीं होता, नेचुरल रिसोर्स से। तो वहां पे उन्होंने जैसे ट्रेन हो गई, रोबोट हो गए, बच्चों को पढ़ाना हो गया, मतलब बहुत एजुकेशन दे दी, बहुत एजुकेशन दे दी। आगे चलते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप? तो जापान जैसे देश कैसे रिच बने? बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल। उन्होंने लोगों को में ऊपर पैसा लगाया। कैसे लगाया? उनको अच्छा पढ़ाया, उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज दी, अच्छी ट्रेनिंग दी,
ये सब भी लिखिए, और भी लिख सकते हैं, सारी फैसिलिटीज दी। सो दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। अब सामने पैसा पड़ा है ना, सामने पैसा है, मान लीजिए सामने वाला कह रहा है साहब मैं इतना पैसा दूंगा आपको, आप मेरे लिए एक्टिंग करेंगे क्या? आप मुंबई में देखिए फिल्म स्टार को क्या है, आप फिल्म देखना चाहते हैं, आप एक्टिंग देखना चाहते हैं, डायरेक्टर को पता है कि क्या चाहिए, वो जाके हीरो के पास जाता है, हीरो कहता भाई मेरे को दुनिया पसंद करती है, अब मेरे को पसंद करती है तो मेरा ये रकम मैं मांगता हूं, ये पैसा मुझे चाहिए, आप मेरा ये सैलरी पे कर दो, मैं एक्टिंग कर दूंगा। उसे फिर उतनी एक्टिंग के लिए सैलरी पे करनी पड़ती है, भाई वो देगा और क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है आगे से मुझे 500 करोड़ आने हैं, मैं 50 करोड़ उसको दे देता हूं। तो यही फायदा हुआ कि लोगों ने अपनी पूरी एफिशिएंसी का फायदा उठाया, पूरे लैंड एंड कैपिटल को जो है डेवलप करके रख दिया। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप। इस इंसानों ने रिसोर्स का यूज किया, इस इंसानों ने पढ़ाई पर अपना खर्चा लगाया, इंसान को इंसान से और बेहतरीन इंसान बनाया। टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले कौन? इंसान। मेट्रो रेल डेवलप करने वाले कौन? इंसान। रोबोट बनाने वाले कौन? इंसान। अपने जैसा हूबहू टेक्नोलॉजी आप क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रोबोट, मजाक थोड़ी है। इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए एजुकेशन चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, और इन सभी के लिए सबसे बड़ी बात बता दूं, आपका हेल्दी फिट एंड फाइन होना जरूरी है। रोबोट मूवी थी, आपने देखा होगा सबने, वो एक में उसमें गलती से एक चिप डल जाती थी, क्या तबाही हो जाती है। तो ये जो चिप कैसी चलेगी, कैसा मैकेनिज्म उसके अंदर रहेगा, क्या प्रोसेसिंग रहेगी, सब कुछ इंसान ने तो किया है। सो इंसान का इन सभी मामलों में हेल्थ फिट फाइन सब होना जरूरी है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेकन अंडर द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया, तो या फिर इन वर्ल्ड कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज जो हिंदुस्तान या पूरे विश्व में की जाती हैं बाय दी मैन एंड वुमेन, तो देख लेते हैं। 3 तरह की एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, सॉरी सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। सो प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी मतलब बेसिक एक्टिविटी। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला जो बेसिक काम है वो खेती है, वो खेती है। सो प्राइमरी में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, खेती आ गई, फॉरेस्ट जंगलों में काम करने आ गए, एनिमल का हस्बेंड्री, मतलब एनिमल के साथ ऐसा हस्बेंड्री नहीं करने का, एनिमल के साथ पालन करने का, उनका ब्रीडिंग करने का, वो सब करने का, मछली पालन, फिश करने का, मुर्गी पालन करने का, माइनिंग, कोल माइनिंग वगैरह ये सब करने का, है ना। सो ये सब जो है वो लैंड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इन्हें एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर भी कहते हैं। हम इसे ये सेक्टर भी कहते हैं। तो ये सारे सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। चलते हैं आगे की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसे हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, इसे हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, और इनफैक्ट हमें इसे जो है वो क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। सो इसका मतलब यहां पर जो है ये जो मशीन का काम है, ये जो बिल्डिंग टूल, ये सब आपको दिख रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, इससे कुछ प्रोसेस होकर नया बनेगा, इससे कुछ यहां पे घर बनेगा, इससे यहां पे कुछ बिल्डिंग बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लिया पोटैटो है, अब पोटैटो से आपने क्या बना ली? चिप्स बना दी। अब वो पोटैटोस तो नहीं है, अब कुछ नया बन गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। अब जो आपकी चिप्स है, अब जो आपकी चिप्स है वो कहां तक पहुंचानी है? कंज्यूमर तक, क्योंकि यही है यूज करने वाला आदमी। इस तक कैसे पहुंचेगी भाई? ट्रक के थ्रू, ट्रांसपोर्ट करके, या फिर फोन ऑनलाइन बुकिंग करके, बैंकिंग के थ्रू, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जिस तरह की भी सर्विस आप चाह रहे हैं जिससे आपका जीवन, आपकी जिंदगी सहूलियत में बढ़ रही, जैसे अमेजोन पे आपने बुकिंग कर दी, फ्लिपकार्ट पे कर दी, मिंत्रा कर दिया, ऑनलाइन किसी होटल से खाना मंगा लिया, कुछ भी जो किया जिससे आपके जीवन में बहुत सहूलियत आ गई, बहुत हेल्प मिल गई, वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, वो सबको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, इसलिए इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सारी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, या तो कहीं सामान या कहीं सर्विस, इन सभी को हम कहते हैं भाई साहब जो है क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है नेशनल इनकम में बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज से भी कुछ ना कुछ इनकम होगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज से भी कुछ ना कुछ इनकम होगी, टर्शियरी एक्टिविटीज से भी कुछ ना कुछ इनकम होगी, और अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो बन जाती है ग्रॉस नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। जब आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों की सेक्टर की इनकम ऐड कर देते हैं, तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है बच्चों? 2 टाइप की होती है। यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जिसमें आपको पैसा मिलता होगा, है ना, जिसमें आपको पैसा मिलता होगा। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होंगी जिन पे आपको पैसा नहीं मिलता होगा। अब रीजन क्या आप समझिए, खेती जैसे कर रहे हैं,
खेती ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि खेती का कुछ माल आप बाहर बेचते हो तो आपको पैसा मिलता हो, और कुछ ऐसा भी तो अनाज आप अपने लिए रखते होंगे ना जो आप खाते हो, तो दोनों में ही काम तो आपने दोनों के लिए किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो खेती करी थी उसमें अपने लिए जो अनाज निकाला था वो मुफ्त में उग गया था, और जो आपने बाहर बेचना था वो आपने बहुत मेहनत के साथ किया है। ऐसा भी नहीं है, आपने मेहनत तो करी है, उस मेहनत का नतीजा है अनाज। अब उस अनाज में आपने दो हिस्से कर दिए, एक मेरे घर के लिए, एक मेरा बाहर के लिए। तो इसका मतलब जो बाहर जाएगा उससे तो पैसा आएगा, और जो घर जाएगा उससे क्या, सेल्फ कंजप्शन वाली चीज के लिए तो आपको पैसा नहीं मिलता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो दो टाइप की होती है, या तो मार्केट या फिर नॉन मार्केट। मार्केट का मतलब यह है कि बाजार में जब कोई चीज आप करते हैं तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है। जब आप बाजार में कोई सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिनके करने से एनीवन हु परफॉर्म दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। जब आप ऐसा कोई काम करें जिसके बदले आपको पैसा मिले या फिर कोई मुनाफा मिले, जैसे बाजार में चूड़ी साड़ी ये सब बेचना, घर पे भाई साहब किसी फैक्ट्री कारखाने में कहीं काम करना, या फिर कहीं शेफ बन के काम करना। सो जब आप कुछ भी चीजों का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कुछ भी करें, चाहे वो सरकारी सर्विस हो चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो, बट इन रिटर्न यू आर गेटिंग पेमेंट और प्रॉफिट। जब आपको बदले में पैसा मिल रहा हो या फिर कोई फायदा मिल रहा हो तो वो मार्केट एक्टिविटीज होती है। वहीं बात कर ले नॉन मार्केट एक्टिविटीज की, तो इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे ये बहन जी अपने घर में खाना बना रही हैं और ये दीदी अपने घर में गाना गा रही हैं। अब ये बाहर मार्केट में कर नहीं रही हैं, इसलिए इनको पैसे के चांसेस नो है। सो दीज आर दोज प्रोडक्शन एक्टिविटीज विच आर डन मेनली फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो अपने लिए होती है। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट। जब आप किसी भी इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करें कि सिर्फ उसमें आपका फायदा हो, आपका कंजप्शन हो, आपके लिए ही हो, तो फिर वो बाहर तो जानी नहीं है। बाहर नहीं जानी तो फिर पैसा नहीं आना है, तो फिर नॉन मार्केट एक्टिविटीज बन जाती हैं। बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। अब क्या है, देखिए हिंदुस्तान में आपने देखा कि मार्केट एक्टिविटीज हो गई, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज हो गई। इनको करने वाले कौन है? इंसान। इंसान का क्या मतलब है? महिला पुरुष। महिला पुरुष का अब कहां क्या रोल है, कहां क्या काम है, यह भी एक अपने आप में बड़ा ही मजेदार सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे कि खेतों में आपको शुरुआत में जब आप देखेंगे तो यह माना जाता था कि खेतों में जो काम करने की जो परंपरा है, खेत में जो काम जिसे करना चाहिए वो मेल होना चाहिए, और मेल ही होना चाहिए। मतलब ऐसा हो गया कि भाई घर में अगर लड़की शादी करके आ गई तो वो बस घर की देरी तक क्रॉस नहीं करेगी, घर की देरी तक अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जा सकती। तो बाहर जाने की जिम्मेदारी यानी बाहर के काम करने की जिम्मेदारी पुरुष की यानी मेल की, मैन की, और घर में बच्चे संभालने की, बच्चे पैदा करने की, घर में झाड़ू पोछा करने की, खाना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मैन की, मतलब महिला की, वो मैन की। अब बात ये है साहब कि ये जो परंपरा है कब तक चलेगी? अरे क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं समझ गया, बट अगर मैं आज की बात करूं तो सर बैंक में मैडम भी दिखती हैं, स्कूल में टीचर जो मैडम दिखती हैं, अरे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर भी फीमेल हैं। सर हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला है। तो भाई साहब यहां पर तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो इसका रीजन ये है कि ऐतिहासिक रूप से पहले यह माना जाता था कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है मैन एंड वुमेन में इस तरीके का होना चाहिए कि घर जो है वो बाहर का, घर के बाहर जो वो आदमी काम करेगा और घर के अंदर महिला काम करेंगी। पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान सोच। तो वुमेन जनरली जो अपने बच्चों को देखती थी, अपने घर का काम धाम संभालती थी, और आदमी जो वो खेतों में काम करता था। जैसे कि शकल की मां आप देखा, बूटा सिंह किस में काम कर रहे हैं? खेतों में। शकल की माता जो शीला है वो कहां काम कर रही है भाई साहब? घर में काम कर रही है, घर में काम कर रही है। शकल के जो फादर हैं बूटा क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं, अनाज प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं। शीला को अपने घर में जो काम करती है, बर्तन साफ करती है, अपने बच्चों को पालना, खाना बनाना, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। पर वहीं पर बूटा सिंह को अपने खेतों के लिए पैसा मिलता है, बूटा अर्न्स मनी, जिससे वो अपना परिवार पालने और उनके लिए चलाते हैं, फैमिली को रन करने के लिए चलाते हैं भाई साहब, फैमिली हाउस होल्ड्स के लिए चलाते हैं। ठीक है, फैमिली हाउस होल्ड्स के लिए चलाते हैं। सो हाउसहोल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में कौन से वर्क काउंट होते हैं? जब आपको पैसा मिले। ये पैसा कब मिलता है? वर्क के बदले। कब मिलता है? वर्क के बदले। आपने कोई काम किया, उसके बदले अगर आपको पैसा मिला है तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि फिर वो इनकम है पूरे देश की, क्योंकि आपने कमाया है। आगे जिसको कमा के दिया वो आगे टैक्स भरेगा, कहीं ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगी। तो जब आप कमाए, पैसा मिले, तो नेशनल इनकम में काउंट होगा। सो गीता जो विलास की माता आप जानते हैं, वो पैसा कमाती हैं, मछली पालन करती, भाई मछली बेचती हैं, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। देयर इनकम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन स्किल लाइक ऑफ मेन। अब आप देखेंगे
कि जो महिलाएं हैं, 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर लेबर मार्केट। तो इस बात से तो हमें एक चीज समझ में आई, पहले सिंपली समझिए, गीता मार्केट में काम करती है तो पैसा मिल रहा है ना। अब यहां पर यह है कि पैसा जो है आपको कई बार ये सुनने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि यार एक आदमी जब वही काम करता है, मान लीजिए खाना बनाने का काम है, एक आदमी जब उस काम को करे तो आदमी को ज्यादा तनख्वाह, और अगर फीमेल वही सेम काम करे तो फीमेल को कम तनख्वाह, ये भी आपको देखने को मिला है। सो अर्निंग किस बेस पे डिसाइड होती है बच्चों? वहां पर एजुकेशन स्किल लाइक ऑफ मैन। अब मान लीजिए कोई महिला अगर पुरुष के बराबर पढ़ी है, मैन एंड वुमेन दोनों पीएचडी हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों की सैलरी सेम होगी। दोनों की अगर एजुकेशन बीटेक एमटेक है, दोनों अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी सेम होगी। बट अगर दोनों में से कोई भी एजुकेशन के मामले में ऊपर नीचे है तो सैलरी सेम नहीं होगी। दोनों की ट्रेनिंग एंड स्किल में डिफरेंस है तो भी अपनी सैलरी सेम नहीं होगी। किसी भी सूरत में इन चीजों से फैक्टर जो वो डिसाइड करते हैं। सो एजुकेशन स्किल क्या हो गए? दे आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। जो भी आदमी सोसाइटी में कमा रहा है वो सिर्फ एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग का ले रहा है। अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा कमा रहा है, अगर किसी के पास कम है तो वो कम कमा रहा है। इसका मतलब मेजर जो फैक्टर्स हैं वो एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग ये सब है। सो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। मीगर मतलब कम। अब ये बात तो हम जानते हैं, पहले के जमाने में महिलाओं को ना पढ़ाना बहुत कॉमन था। पुरुष का पढ़ना ना पढ़ना ठीक है, बट करना तो बाहर काम था। आज का भी ट्रेंड देख ले तो आज भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है कि लोग ज्यादातर अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। आज जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बेटी फिर नौकरी में ऑब्वियसली अगर जाने की इच्छा रखती है और कैसे भी लड़ भिड़ के नौकरी करने चली जाए तो उसको तनख्वाह उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। आप देखिए आपके आसपास जो दीदियां रहती होंगी उनकी तनख्वाह, वो आपको लगता होगा बहुत कमाती है, उनके पास आईफोन होगा, बड़े बड़े बैग होंगे, आपको लग रहा है उनमें गड्डियां भर के लेके जा रही है। नो, कोई गड्डी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है उधर। वो जाती है एक सिंपल सैलरी लेके चली आती है। बट वहीं एक आदमी देखो उसने i10 ले रखी होगी, गाड़ी होगा, बुलेट होगी, चश्मे से लगा जाता होगा, बड़े बड़े बाल होंगे उसके। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। अब यहां पर क्या है, सोसाइटी में जब आप बेटियों को पढ़ाओगे नहीं तो फिर वो नौकरियां भी करके उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना एक मेल कमा रहा है। सो वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। जब महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उसकी तनख्वाह भी कम है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। महिलाएं काम तो कर रही हैं पर आप देखिए जिन जगहों पे वो काम कर रही है वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मेल की जॉब सिक्योरिटी, पढ़ा लिखा है तुरंत केस कर देगा, भाई साहब मेरे को पेंशन नहीं मिल रही, भाई साहब मेरे को तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, मुझे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज का डर है। महिलाओं का बेचारा आप भट्टे की दुकान पे देख लीजिए, या फिर आप घर में मिस्त्री जो आपके घर बनाने आते हैं तब आप देख लीजिए उनकी हालत कैसी होती है, आप देख सकते हैं। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। महिलाओं के लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं होती। भट्टे वाला मालिक कल निकाल दे, कुछ नहीं कर सकती। मिस्त्री तनख्वाह दे ना दे, कम दे ज्यादा दे, नहीं कुछ कर सकती। सो एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार के सेक्टरों में ज्यादातर इर्रेगुलर होती है, लो इनकम होती है। आप देखेंगे मिस्त्री आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, इर्रेगुलर है क्योंकि आज काम है कल काम नहीं है, पैसा भी कम होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों दीदियां परेशान तो है। पर हालांकि जिन महिलाओं के पास हाई एजुकेशन स्किल है वो मैन के बराबर ही सैलरी ले रही है। पार मतलब इक्वल विद मैन। जैसे ये किरण बेदी जी हैं, आप सभी जानते हैं आज एक इनकी जो पहचान है वो अपने आप में एक ताबड़तोड़ पहचान है। और इनको जो तनख्वाह मिलती है, इनको जो तनख्वाह मिलती थी उस जमाने में जिस आईपीएस मैन ऑफिसर को मिल रही थी उतनी ही ये कमा रही थी। सो अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। अगर आप आज की डेट की बात करें, ये तो चलिए बन गई आईपीएस, ये हमारी टीचर है, इनके अलावा डॉक्टर हैं और कई ऐसे प्रोफेशन है जहां पे महिलाएं काम कर रही हैं। बट उन सभी प्रोफेशन में आप देखेंगे ज्यादातर टीचर जाइए आप सरकारी स्कूल में आपको फीमेल मिलेंगी। आप मेडिकल डॉक्टर में चले जाइए, नर्स देख लीजिए, कितनी सारी सिस्टर्स जो है वो फीमेल आपको देखने को मिलती है, डॉक्टर आपको फीमेल देखने को मिलती है। वहां पर ज्यादा चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, वहां पे महिलाएं जो है वो ज्यादा जा रही हैं क्योंकि वहां पे बराबर सम्मान मिल रहा है। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो। अब आप देखेंगे कि महिलाएं जो टीचर तो बनी रही हैं, डॉक्टर तो बनी रही है, साथ साथ आईएएस ऑफिसर बनना, साइंटिस्ट बनना, ये सब भी है। आज वो पहचान बदल गई है। इसरो में आप देखिए, जब आपने देखा कितनी सारी हमारी बहनें माताएं काम कर रही हैं, उसका रीजन ये है कि भाई अब वो बैरियर खत्म हो गया कि भाई पुरुष है तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अरे जब देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती हैं तो देश के किस हिस्से में, काम करने वाले हिस्से में जो महिला नहीं देखी जा सकती, और आप किस वैल्यू से कह सकते हैं कि भाई साहब कि कम काम कर रही हैं? बल्कि मेरा तो यह मानना है कि वो आपसे ज्यादा काम कर रही हैं। उसका वजह का रीजन मैं आपको बताता हूं। वो महिला जो बेचारी ऑफिस में 7 घंटे 8 घंटे काम करके आएगी, उसके बाद भी उसको घर में आके 3 घंटे शाम को, 3 घंटे सुबह काम करके जाना पड़ता है। आपका खाना पैक करने से लेकर बच्चे को स्कूल भेजने तक, आपके घर वालों को तैयार करने, उनके लिए चाय नाश्ता पानी बड़े बूढ़ों तक करने से लेकर, कर सकते हैं आप? कर सकते हैं आप? नहीं होगा। सो महिलाएं जो है डबल रेशियो में काम करने को देखने को मिलता है। आते हैं एक और फैक्टर पे, जब हम बात कर रहे हैं अच्छे रिसोर्स की तो वहां पे एक बात आती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हमने सामने
सबसे पहले हमने पढ़ाई था। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव टर्म्स पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो 3 बातों पे डिपेंडेंट करती है। कोई भी जनसंख्या, जितने भी लोग हैं कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी हेल्थ इंडिकेशन कैसी है, कितना जिएगा। किसी इंसान को मान लीजिए आपने बोल दिया ऐसे डॉक्टर ने कि भाई साहब ये इंसान, आप बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, 1 करोड़ रुपया साल का उसको दे रहे, अब सडनली क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया इसकी अंतिम सांस है और ये कल मरने वाला है, आप देखना अब आप उससे खर्चा नहीं करेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी इंसान को जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, वो कितना जिएगा। इसीलिए तो आर्मी में फिजिकल टेस्ट होते हैं, पता चले कि मतलब एक नेचुरल डेथ तो अलग है, बट अगर कोई बीमारी आप लेके पहले ही चले आ रहे हैं, आपको पता है कि आप 10 दिन 20 दिन 25 दिन बाद अगर खत्म हो जाएंगे, आर्मी वहां पर आपको पहले ही मना कर देगी भैया आप घर बैठिए, अभी नहीं, हम एक ट्रेंड करेंगे, हम आपको एक अच्छा रिसोर्स बनाएंगे, फिर आप मर जाएंगे। तो वहां पर लफड़ा हो जाएगा। स्किल फॉर्मेशन, आप कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं, आप कितना काम जो है ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं, ये सब फैक्टर्स है जिनसे पॉपुलेशन क्वालिटी का पता चलता है। जैसे ये बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, है ना, ये सब भी आप देखेंगे। तो एजुकेशन भी एक फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लिया किस पे डिपेंडेंट है। बात आती है एजुकेशन के। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि आपने देखा होगा शकल के एग्जाम्पल में, आपने देखा होगा शकल के एग्जाम्पल में और विलास के एग्जाम्पल में, दोनों के ही केस में एक ही गांव के लोग, दोनों की जिंदगी में तमाम डिफरेंस। रीजन था एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से ग्रोथ मिली शकल को, शकल की बढ़ोतरी हुई। इट ओपन्ड न्यू हॉराइजन फॉर हिम, उसने एक नया रास्ता खोल दिया शकल के लिए। कैसे? पढ़ा लिखा था तो नई नौकरी मिल गई, नई नौकरी थी तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया तो कंपनी का फायदा हो गया, कंपनी का फायदा हो गया तो प्रमोशन शकल को मिल गया, उससे उसकी जिंदगी में बहुत डेवलपमेंट हुई। नॉट ओनली शकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। जब वो अच्छा कमाएगा तो अच्छी सोसाइटी में अच्छी बातें भी होंगी, अच्छा दान भी होगा। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम। अब जब ऐसे सब लोग अच्छा अच्छा कमाएंगे तो देश की इनकम भी तो बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, कल्चरल रिचनेस हो जाएगी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस हो जाएगी। अब कल्चर रिचनेस कैसे होगी? भाई आप पढ़े लिखे, आप दूसरों को समझाएंगे। देखिए भाई साहब रोड पे जो है गुटखा नहीं थूकते हैं, ये जो मॉन्यूमेंट बना है इस पे कुछ नहीं लिखते हैं, देश की राष्ट्रीय संपदा है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल हेरिटेज है, आप समझ लिखिए, तो आप अपने कल्चर को और प्रिजर्व कर पाएंगे। सब पढ़े लिखे होंगे तो कोई ऐसी गंदगी बातें नहीं करेगा। बात करें गवर्नेंस की, सरकार पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा आसानी से समझा सकती है। बोलेंगे सर ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, समझ गए, समझा देंगे, समझ जाएंगे। गांव के आदमी को बोला सर ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, बोले हमें ना पता, हमें तो सिर्फ सीधा जाना तो जाना, बस थारे को मारते को मतलब नहीं, मारे को थारते को मतलब नहीं। अब क्या समझाओगे? तो प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा इजीली आप गवर्न कर सकते हैं, ये बात का फायदा भी मिलता है देर। इसीलिए सरकार ने कुछ स्टेप्स भी उठाए थे, स्टेप्स फॉर बेटर एजुकेशन के लिए। क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले सरकार ने बोला कि भाई सबको एजुकेशन पूरे हमारे हिंदुस्तान में दो, सबको दो। रिटेंशन स्कीम लेके आए कि बच्चा अगर स्कूल आए तो उसको रोक के रखना कि वो पढ़कर जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए हाजिरी लगा के आ रहा है। एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन जो 1st to 8th 10th की एजुकेशन है उस पर खास ध्यान दो, क्योंकि अगर बच्चा बचपन में पढ़ गया तो आगे की उसको पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ जाती है, फिर वो खुद इंटरेस्ट जगा के पढ़ता है। इसके लिए सरकार ने नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोले। यही नहीं, सरकार ने जो बहुत तेजी से कई सारे नवोदय स्कूल के अलावा ये तो खोले हर डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा ये सेम ही है, कई सारे स्कूल्स भी खोले हैं नवोदय। यही नहीं, कई सारे ऐसे वोकेशनल स्ट्रीम्स, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो होता है वो सब भी खोले हैं। सो आगे चलते हैं। सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर लाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए अपने बजट को जो है 99,300 करोड़ कर दिया। आज की डेट में इससे भी ज्यादा आपको दिखेगा, पहले जो कि हुआ करता था 151 करोड़। अब आप सोच सकते हैं कितना पढ़ाना चाहती है। अगर इसको जीडीपी की बात करें, हमारी जीडीपी का लगभग 3.1% जो है एजुकेशन पे खर्च होता है। कम मानता हूं, कम है और ज्यादा होना चाहिए। लिटरेसी रेट जो है वो भी बढ़ गई, आप देखेंगे पहले 18% लोग हुआ करते थे, आज की डेट में ये 85% तक चली गई है, अब और बढ़ रही है। लिटरेसी रेट की बात करूं मेल्स की, तो मेल्स जो है वो 16% हायर देन फीमेल्स हैं, मतलब महिलाएं जो हैं 16% कम पढ़ती हैं पुरुषों से। और अगर गांव की बात कर लें तो भाई साहब आप देख सकते हैं शहरों में आपको हमेशा पढ़ाई लिखाई ज्यादा मिलेगी, 14% ज्यादा है गांव के मुकाबले, मतलब 16% तो मेल्स ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और गांव की बात कर ले तो 14% जो है वो अर्बन एरिया ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बात कर लेते आगे। 2011 सेंसस की बात बताऊं तो केरला जो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, और बिहार दिखा 62% के साथ कम पढ़ा लिखा। प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है 1st to 5th आप देख सकते हैं कितने स्कूल सरकार ने खोले, लगभग 8 लाख स्कूल सरकार खोल चुकी है। इसके बावजूद भी
इसके बावजूद भी स्कूलों में प्रॉब्लम पाई गई बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। कहीं पर तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, कहीं पर माँ बाप पढ़ाना नहीं चाह रहे, कहीं बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया, बंक कर लिया, स्कूल आ नहीं रहा है। तो ये समस्याएं जो ऊपर वाले जितने भी स्टेप्स सरकार ने लिए उनके लिए इशू क्रिएट कर रही है। ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो 18 से 23 साल के जो बच्चों का है वो आप देखेंगे 27% है, मतलब कितना ही कम है भाई। 18 से 23 साल का बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो कर क्या रहा है? सोचने वाली बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए। सरकार यही नहीं थमी, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था भाई साहब, आई थिंक 2005 का है, आप देख लीजिए एक बार। सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया था जिसके तहत 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को 2010 तक एजुकेशन दे दी जाए। ये एक टारगेटेड बेस्ड स्कीम थी, एक टाइम में फ्रेम में कि भाई 2010 तक हमें करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये स्कीम चलाई गई थी। कम्युनिटी सरकार, लोकल लेवल, पंचायत सबको बताया गया कि भैया हमें चलाना है ये योजना, इसका काम है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं। मिड डे मील स्कीम चलाई थी सरकार ने मिड डे मील स्कीम चलाई ताकि स्कूल में अटेंडेंस बढ़ सके। जो भी तक ड्रॉप आउट्स हो रहे थे, रिटेंशन मतलब रोके रखना बच्चों को, बच्चा आता है 1 घंटा पढ़ा निकल जाता है, खाने का लालच दिया, दोपहर तक खाना मिलेगा, रुकना, तो इस बहाने रोकने की कोशिश की जा रही है, पर कमबख्त खाना खा के भी निकल जाते थे, यह भी समस्या है, या खाने के वक्त ही आ रहे हैं। देखिए भाई साहब, सो इस तरीके से हमारा जो लिटरेसी रेट आप देखेंगे मेल फीमेल पर्सन वाइज कितना चल रहा है। ये पर्सन वाइज अभी 2018 में मेल का बढ़ रहा है, फीमेल का पहले के मुकाबले कम है, यहां से बढ़ा हुआ है, बट स्टिल ये अब धीरे धीरे पीछे हो रहा है। बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज जैसी चीजों की। हेल्थ फैसिलिटीज आपके सामने है। अब किसी भी इंसान के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। अच्छा है तो अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा, अगर बुखार है तो क्या ही करेगा। सो हेल्थ ऑफ ए पर्सन, जो हेल्थ है उसकी उस बंदे को बताती है कि भाई आपका पोटेंशियल कितना है। कोई बंदा अगर फिट है तो उसको अपनी ताकत का पूरा एहसास है कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं किसी भी बीमारी से भी लड़ सकता हूं, ये भी उसको पता है। अगर मैं फिट हूं तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है कि सहन कर लेंगे। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट। कोई इंसान बीमार है, उसको बोलो तुझे ये करना है, पागल है क्या? अभी अभी तो डेंगू से निकल के आया, तू कह रहा है इधर चढ़ जा। आप देखिए कोई इंसान स्टेट चढ़ के रोज जिम करता है, उसको डेंगू हो जाने दीजिए, चिकनगुनिया हो जाए, थाई काम जाती है, अब उसको बोलना यही सीढ़ी चढ़ के दिखा, नहीं चढ़ पाएगा। तो जब फिट है तो मैक्सिमम आउटपुट है, जब फिट नहीं है तो मिनिमम आउटपुट है, ये भी देखने को मिला है। सो इंप्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस जो है सरकार चाहती है, उसका प्राइमरी एम बन गया है, प्रायोरिटी है देश में। हर बच्चा को जो है, हर मदर फिट होनी चाहिए, हर बच्चा फिट होना चाहिए, देश का हर बंदा जो है वो फिट होना चाहिए। हमारी नेशनल पॉलिसी में भी यही लिखा हुआ है कि भाई साहब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है, न्यूट्रिशनल सर्विस है, ये सभी पर खास फोकस किया जाए। क्योंकि स्कूल में मिड डे मील स्कीम का मतलब ये नहीं था कि भूखों को यहां पे वो जो है लंगर चल रहा है। एक्चुअल में सरकार उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाह रही थी। भाई घर पे आपको शायद हो सकता है समय पर दाल ना मिलती हो, दलिया ना मिलता हो, एग ना मिलता हो, खिचड़ी ना मिलती हो, स्कूल में मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। मिड डे मील स्कीम में था ताकि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारा जा सके। यही नहीं, आपने सुना होगा जब एक मदर को बेबी होने वाला था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उसको खाना मिलता है, उसको प्रॉपर डाइट मिलती है, सरकारी कुछ दवाइयां मिलती हैं जिससे उसकी हेल्थ जो है सुधार आ सके। ये सभी मेजर्स व्हिच हैव बीन एडॉप्टेड हैव इंक्रीज्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 69.4 इन 2016। इसी की वजह से लोगों की जिंदगी में और बढ़ावा आया। बढ़ावा इन द सेंस कि आप लोग ज्यादा जीने लगे। जो लोग कभी 50 पे मर जाते थे, 70 पे, 75 पे, 60 पे ऐसे पहुंच लगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो अगर आप देखेंगे वो कम हो गई है। शुरुआत में देखेंगे आजादी के टाइम पे 147, 1000 में से 147 बच्चे मर जाते थे जिनका जन्म जो है 1 साल से भी कम का होता था। मतलब आप आज पैदा हुए, आपको पता है कि आप 365 दिन नहीं जियोगे, आप उससे पहले ही मर गए। और आज की डेट में सिर्फ 36 बच्चे ऐसे हैं जो 365 दिन नहीं देख पाते हैं। क्रूड बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है वो भी ड्रॉप होगी भाई साहब 20.0। पहले बच्चे पे बच्चे ऐसे पैदा हो रहे, उसको भी कंट्रोल करना। सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो आप देखेंगे डेथ रेट भी कंट्रोल आ गई है। पहले बच्चे बहुत, डेथ रेट बहुत थी। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, ये सभी जो है आपके देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना भी खतरनाक है और पॉपुलेशन का गिरना भी खतरनाक है। बच्चा बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, फिर खत्म हो जाए तो वो भी नुकसान की बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रिडक्शन होने से क्या हुआ है भाई साहब, दैट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन से चिल्ड्रन को बचाया, उसके न्यूट्रिशन हेल्थ केयर दी, मदर को हो चाइल्ड को, दोनों को चाइल्ड सुविधाएं दी गई, चाइल्ड केयर सुविधाएं दी गई। रीजन ये है कि बच्चा मरने के पीछे नहीं कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी, बात यह भी हो सकती है कि मदर को कोई डेफिशिएंसी थी, उसका इंपैक्ट बच्चे पे आ गया। तो सरकार ने बोला पहले मदर पे कंट्रोल करते हैं। भाई साहब मदर को आप हेल्थ फैसिलिटीज दिए, मदर की चाइल्ड केयर, जो बच्चे की चाइल्ड केयर होनी है, मदर केयर होनी है, वो सब कीजिए, वो सब हुआ। अब
क्वेश्चन आपके सामने ये आया होगा, तीन चीज आपने पढ़ी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि द डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, जब एक बच्चा 1 साल की उम्र पूरा होने से पहले ही, यानी 365 दिन का होने से पहले ही खत्म हो जाए। बर्थ रेट का मतलब यह कि 1 साल में 1000 बच्चों पर जो है कितने बच्चे जो है जन्म रहे, जिनका जन्म हुआ था। डेथ रेट क्या है, जो कितने 1000 बच्चों पर जो बच्चे जो है वो मर गए, मतलब 1000 बच्चों में जितने जिंदा रह गए तो वो बर्थ रेट, जितने मर गए वो डेथ रेट। 1000 में से मान लो 400 रहे तो 400 बर्थ रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आपको दिखेगा, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खास करके जब आप पढ़े लिखे तो और अच्छी नहीं है। सो अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है? अनएम्प्लॉयमेंट जब आती है when people who are willing to do work, any work at the going wages but they cannot find jobs। अनएम्प्लॉयमेंट तब आती है, बेरोजगारी तब आती है जब आप काम करना चाहते हैं, आप काम करने की इच्छा रखते हैं, बट आपको नौकरी नहीं मिल रही है। The workforce population includes people from 50 to 59 years। वर्कफोर्स का मतलब यहां पर जो है हमारी काम करने वाली जो जनसंख्या है, जो देश में काम करने की असली उम्र है लोगों की, वो होती है हमारे यहां पे 15 साल से 59 साल का। इसके बाद तो हो जाती है रिटायरमेंट, और उससे पहले होते हैं बच्चे। तो ये जो उम्र है हमारी 15 से 59 साल की, वर्क पॉपुलेशन इसमें आती है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हमें जो बेरोजगारी है वो अर्बन एंड रूरल एरियाज में पाई जाती है। दो ही तो हिस्से हैं इंडिया के पास, या तो गांव है या शहर है, दोनों में ही बेरोजगारी है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। पर दोनों में बेरोजगारी का अलग अलग डिफरेंस है, बिल्कुल होगा। शहर की अपनी कंडीशंस है, शहर में अलग तरह की नौकरियां होती है तो अलग तरह की बेरोजगारी होती है, गांव में अलग तरह का काम होता है तो अलग तरह की बेरोजगारी होती है। गांव की बात कर ले तो देयर इज अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? सीजनल मतलब मौसमी, बिल्कुल सही बात है। आधे टाइम, मान लीजिए साल के 365 दिनों में, साल के 365 डेज हैं, ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स, राइट। अब 12 मंथ्स में क्या हुआ? 6 मंथ्स में आपको काम मिला, 6 मंथ्स में आप काम कर रहे थे, बचे हुए 6 मंथ्स जो है वो आप काम नहीं कर रहे थे, नो वर्क। तो ये जो है वो क्या है बच्चों? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आ गई बात? जब आपको एक ही साल में कुछ समय काम मिले, कुछ समय काम ना मिले, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये भी एक अच्छी समस्या है भाई साहब, लीजिए और सुन लीजिए, ये भी समस्या ऐसी है। अब मान लीजिए खेत है, ये खेत में टोटल, मतलब अब मान लीजिए खेत है और इस खेत के जो काम करने वाली जो फैमिली है उसमें टोटल मेंबर्स हैं बच्चों 10, टोटल मेंबर्स हैं 10, 10 लोग इस फैमिली में हैं टोटल। इस 10 में से इस फील्ड में जो है केवल मान लो ऐसा 5 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं। तो व्हाट अबाउट दी 5? अब मान के चलते हैं ये 5 जो है वो क्या बैठे हैं? खाली बैठे हैं, खाली बैठे, इनके पास कोई काम नहीं है, नो जॉब, नो जॉब। ध्यान से सुनिएगा, 5 के पास कोई काम नहीं है, 5 खाली बैठे हैं, 5 खेत में काम कर रहे हैं, मतलब मम्मी पापा बड़े बहन भाई सब यहां हैं। ये इस खेत में क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। और ये प्रोडक्शन जो ये 5 लोग मिलकर करते हैं, ये मान लीजिए आपकी 100 टन व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 5 लोग 100 टन व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनके पास काम नहीं है, इन्होंने देखा कि यार हम तो खाली बैठे, समझदार हुए, थोड़ा काम करने की उम्र थी, अब ये 5 भी यहां चले आए, तो अब कितने हो गए? टोटल 10 लोग हो गए। अब टोटल 10 लोग हो गए। इन 10 पीपल ने मिलकर जो प्रोडक्शन की है, इन लोगों ने मिलकर जो प्रोडक्शन की है, मान लीजिए वो करिए 105 टन। मुझे बताइए क्या फर्क पड़ा इससे? 5 लोग मिलकर 100 टन करते हैं और 5 जुड़ गए तो सिर्फ 105 टन हुआ, तो 5 टन ही तो बढ़ा, तो ये तो ना के बराबर हो गया। तो हुआ क्या? क्योंकि इन 5 लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो इन्होंने आके यहां बस खस्सी फावड़ा ऐसे सफाई झाड़ू मारना शुरू कर दिया बस। एक्चुअल में यानी अगर आप फिजिकली देखेंगे या विजिबली देखेंगे, विजिबली ये लोग जो बचे हुए 5 मेंबर थे, 5 जो रिमेनिंग मेंबर्स थे जो बाद में आए, ये आपको दिखेंगे वर्क करते हुए, बट जो इनका एक्चुअल आउटपुट है, वो क्या है बच्चों? नील के बराबर है। क्योंकि क्या प्रोडक्शन किया? 5 ने मिलकर भी 5, इससे अच्छा तो यही कर लेते। तो बेटर क्या होता है इस कंडीशन में? बेटर केस ये होता
जो 5 रिमेनिंग थे वो किसी अदर फील्ड में जाके काम करते या अदर वर्क करते। अगर ये 5 किसी और के खेत में जाके काम करते एटलीस्ट ज्यादा कमाई करते, या कुछ और काम करते तो ज्यादा कमाई करते। बट यहां पर उन्होंने सिर्फ ऐसा हाथ हिलाया, बाकी कुछ नहीं। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो 5 लोग जुड़े, ये छुपी हुई बेरोजगारी, इनके पास कोई काम नहीं था इसलिए ये करने आ गए, अदरवाइज इनका आउटपुट कुछ नहीं था, इनका कुछ नहीं था। और इनके 5 के जुड़ने से इनका भी, जो पहले के 5 है उनका भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि अब ना वो अपने पूरी मेहनत का कर पा रहे। पूरी मेहनत थी 100 टन, इस हिसाब से तो 200 टन प्रोड्यूस होना चाहिए था, तो उनकी भी मेहनत यही खा गए। क्यों भाई, अब वो भी कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शहरों में जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब ये कैसी होती है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने पीएचडी की और बट मुझे सामने पीएचडी के हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा। मैंने जो पढ़ाई की उसके बावजूद मुझे नौकरी ना मिले, तो इसका मतलब मैं एजुकेटेड, पढ़ा लिखा बेरोजगार हो गया। सो सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है देख लीजिए, मैंने बताया साल के कुछ महीने आपको काम मिले, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स काम ना मिले। सो जनरली ये कब होता है, व्हेन पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, जब खेत पे लोग डिपेंडेंट होते हैं। मान लीजिए जब बुआई कर दी, फिर बैठ के देखते हैं चल फसल पकेगी फिर काटेंगे, तो तब तक क्या खाली बैठे हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये कुछ महीने तो बहुत बिजी दिखेंगे, काटने बुआई करने वो सब करने, बाकी के बीच के टाइम में ऐसा टर्री मार रहे होते हैं। सर्टेन मंथ्स दे डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द मच पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यही नहीं, खेत पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास भी काम नहीं होता, क्योंकि आपने लेबर बुलाए, अब कटाई करनी तो लेबर बुला लिए, जब कटाई नहीं थी बुआई होके बीच में जब पकने का टाइम था तब लेबर भी फ्री तुम भी फ्री। तो सीजनल इंप्लॉयमेंट गांव में देखने को मिलती है। डिस्गाइज्ड इंप्लॉयमेंट की बात कर लूं तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझा दिया है। ये यहां पर लोग आपको दिखेंगे कि वो एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, एक्चुअल में उनका आउटपुट कुछ नहीं है। सो दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, वो एग्रीकल्चर प्लॉट में काम करते हैं। ये तब होता है जब आप फैमिली मेंबर्स किसान के किसी काम में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए हो। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों के काम की जरूरत है, बट एक्चुअल में 8 लोग या 10 लोग काम कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल में 10 हमने रखा है, तो आप 10 मान सकते हैं। तो बचे हुए यहां पे जो 5 पीपल हैं वो फालतू के भाई सब एक्स्ट्रा है। अगर इन 5 लोगों को निकाल भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 5 कर रहे हैं 100 टन और 10 कर रहे हैं भाई साहब 105 टन, तो निकाल ही दूं तो बढ़िया है इससे तो मैं। So the contribution made by 5 extra people does not add to the contribution made by the 5 people, कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहे हैं। अगर इनको मैं 10 people, अगर मैं इन 5 people को निकाल दूं तो their प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन नहीं होती है ऐसी कोई खास। फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 people नॉट द 10 people, ये आप जानते हैं। शहरों की बात कर लूं तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है भाई साहब, आपके पास मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन सब कुछ है, बट आपके पास वो परफेक्ट जॉब नहीं है जिसके लिए आपने पढ़ाई करी थी, तो वो सारी पढ़ाई जो धरी की धरी रह जाती है। बात करते हैं इसके नुकसान क्या है, इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान क्या होते हैं भाई साहब इन सब के। तो इनके नुकसान तो है, किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान है। सो अनएम्प्लॉयमेंट का पहला नुकसान ये है कि भाई साहब मैन पावर रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। यही इंसान अगर कुछ काम मिलता, कुछ करता, कमाता, खाता, देश में इनकम जनरेट करता, बट अब वैसा नहीं है। जो इंसान जो आज तक असेट था अब वो बोझ बन जाएगा। कोई इंसान कमाता है, उसका शरीर चल रहा है, तो वो किसी पे बोझ नहीं है, बट कोई इंसान कमा के नहीं दे रहा है तो वो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। यहां पर आप इसका मतलब बोझ समझ सकते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, निराशा आ जाती है भाई साहब लोगों के अंदर। अरे यार शिट, क्या ही मैं पढ़ा लिखा, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, मजबूरी है। लोगों के अंदर निराशा आ जाती है भाई, यूथ जो है वो निराश होना शुरू कर देता है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, और लोगों को लगता है मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाने के सपने थे, सब चूर हो गए भाई साहब, सब नुकसान हो गया। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल इंप्लॉयमेंट इंप्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। अगर किसी पढ़े लिखे इंसान को काम नहीं मिल रहा है ना, तो वो समाज में बहुत बड़ा वेस्ट बनने का काम हो रहा है। क्यों? पढ़ाई का कोई रोल ही नहीं रह गया, पढ़ाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। हाउ? ये जो बेरोजगार लोग हैं इनकी वजह से इकोनॉमी पर दबाव आएगा। कैसे आएगा, कैसे इकोनॉमी दबाव आएगी, तो सुनिए। द डिपेंडेंस ऑन द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। मैंने आपको क्या बोला, एक एग्जांपल समझिए। ये एक फादर है, ठीक है, इनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। पहला बेटा है, दूसरा बेटा है, तीसरी डॉटर है, ठीक है, चौथी डॉटर है, और 5वां फिर एक बेटा है।
पहला बेटा सबसे बड़ा है, इसकी उम्र 25 साल है, इसकी उम्र 23 साल है, इसकी 20 है, इसकी 19 है और ये 12 साल का है। पापा ने इन दोनों बच्चों को पढ़ा दिया, दोनों को पीएचडी करा दी, ठीक है, इन दोनों को पीएचडी करा दिए। पीएचडी कराने में क्या लगा होगा? रोकड़ पैसा लगा होगा। अब पापा को ये उम्मीद थी कि अब ये बच्चे क्या करेंगे, अब ये इनकम कमा के देंगे, इनकम लेके आएंगे, है ना। बट इनको क्या हुआ? नो जॉब। अब पापा को बाकियों के लिए भी बड़ा डर लग रहा है कि इनको पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब क्या है कि पापा की जो इनकम है, क्योंकि आप जानते हो इनकम इज अ रिसोर्स, इनकम है वो क्या है? फिक्स्ड है। रातों रात बच्चों की बेरोजगारी से इनकम तो नहीं बढ़ जाएगी। पापा की इनकम मान लो 1 लाख है, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चों की बेरोजगारी से इनकम बढ़ जाएगी, इनकम तो वही रहेगी। अब इस 1 लाख में पापा की उम्मीद ये थी कि ये अगर मान लो मेरे दोनों बेटे 50,000 ईच भी लेके आए इंटू 2 तो 1 लाख रुपया हो गया। इस हिसाब से तो मेरे 2 लाख इनकम हो गई और मैं अच्छा परिवार को पाल लूंगा। बट अब हो क्या रहा है? अब इस 1 लाख में जो उम्मीद थी वो भी टूट गई, उल्टा मान लो 1 लाख का और घाटा हो गया, तो इनको भी पालेंगे। तो अब ये दोनों बेटे जो है वापस, दोनों जो बच्चे हैं वापस फादर पे क्या हो जाएंगे बच्चों? डिपेंड हो जाएंगे कि पापा जब तक खिलाएंगे तब तक कि हमारी नौकरी नहीं लग जाती। तो इस तरीके से जो है वो बोझ बन जाते हैं, पॉपुलेशन जो वो बर्डन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। अब पापा की जिंदगी बहुत फर्क पड़ेगा, एक तो टेंशन होगी, सो अलग परिवार को पालने की जिम्मेदारी हो गई। सो व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव ऑन अ बेयर सब्सटेंस लेवल, बेयर सब्सटेंस मतलब जब सिर्फ बात आ जाए कि घर वालों पे सिर्फ रोटी खाने के पैसे बचे हो, सो भाई साहब जो क्या होता है, देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस। लोगों की फिर हेल्थ बिगड़ती है। हाय मेरा बेटा मैंने पढ़ाया, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बाकी बच्चों को पढ़ाऊंगा, अब तो मुझे खाने के पैसे, लोन लेके पढ़ाया, अब लोन चुकाना है, वो सब करना है, तमाम दिक्कत। तो भाई साहब ये भी देखने को मिल सकता है कि लोगों की हेल्थ तो हेल्थ, साथ में वो अपने जो छोटे बच्चे हैं, पुराने बच्चे नहीं, जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल से निकालना शुरू कर दे कि यार पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं तो मैं तुम्हारी फीस कहां से भरूंगा, अरे पहले ही 2 बेटों की लोन भरना है तो अब तुम भी वापस आ जाओ, तुम मत पढ़ो। तो ये सब देखने को मिलता है। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इसकी वजह से इकोनॉमी पे ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब इंसान बीमार होगा, इंसान अपने स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो इकोनॉमी डाउन होगी। सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जितने ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे उतना इकोनॉमी बर्बाद होगी, क्योंकि जब लोग बेरोजगार होंगे तो खाने के लिए पैसा नहीं होगा, खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो हेल्थ खराब होगी, अरे जब पैसा ही नहीं है, हेल्थ ही नहीं है तो फिर पढ़ा के भी क्या करोगे। सो इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, तो इंसान वेस्ट हो रहा है, विच कुड हैव बीन गेनफुल एम्प्लॉयड। अगर वो बढ़िया रहता तो कमा पाता। सो इफ पीपल कैन नॉट यूज्ड एज अ रिसोर्स देन दे नेचुरली अपीयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर इंसान कमा ही नहीं सकता है तो वो दिखेगा बोझ इकोनॉमी पे, तो बेटर है कि आप वो कमाए। So a large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. So अगर ज्यादातर people अगर काम भी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो कमा तो रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयड मत होइए। So they appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not educate for them. जैसे वो disguised employment का था, भाई कुछ तो कर रहे हैं, हालांकि चाहे ना के बराबर हो, कुछ तो कर रहे हैं, एटलीस्ट बेरोजगार तो नहीं दिख रहे पूरी तरीके से, छुपी हुई बेरोजगारी हम जानते हैं। तो अगर इंसान को काम मिलता है कुछ भी कीजिए, चलिए वो तो खेत का एक एग्जाम्पल था, बट अगर आप पढ़े लिखे, अगर आपको कोई आपके बराबर की नौकरी नहीं मिल रही है, आपको जैसी नौकरी चाहिए थी वैसी नहीं मिल रही, आप उससे छोटी पकड़ लीजिए, कुछ कम कर लीजिए, कुछ दूसरा काम कर लीजिए, पर करिए, अनएम्प्लॉयड मत रहिए, क्योंकि उससे निराश होंगे, फैमिली बेकार होगी। तो जो अगर हम देखें एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा लेबर अगर कहीं काम करता है पूरी तीनों इकोनॉमी सेक्टर में तो वो क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर है। किसी के पास कुछ काम हो ना हो, हर आदमी के पास खेत होता है। मुझे ऐसा लगता है गांव से सब इंसान गांव से निकले और गांव से आकर शहर में बसे तो सबका गांव के साथ कनेक्शन है, और गांव में कनेक्शन इसलिए क्योंकि उनके खेत वगैरह वहां पे हैं। जब उनके पास काम नहीं था वो अपने खेत में काम करते थे। आज भी अगर किसी बाप के पास अगर बेटी की नौकरी दिखता है कि बेटी की नौकरी नहीं है तो कहता है बेटा खेत में काम कर ले। तो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्या भाई साहब? सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव टू आइदर सेकेंडरी और टू द टर्शरी सेक्टर। अब मैंने आपको बोला एक पापा है जो शुरुआत में खेती में काम करते थे, बट आज वो पापा शहर में आ गए। क्यों आ गए? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो एग्रीकल्चर है वो एकदम ऐसा फिक्स्ड नहीं है, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, कभी खेती अच्छी हुई कभी नहीं हुई। काम करने के लिए, जीवन चलाने के लिए ठीक है, बट फिक्स्ड नहीं है उसका, है ना। सो वो मूव करके भाई साहब कहां पर?
प्राइमरी सेक्टर से लोग मूव करने लगे बच्चों कहां पर, सेकेंडरी सेक्टर पर, कि एटलीस्ट फैक्ट्री तो चलती रहेगी, लोगों की डिमांड रहेगी तो हमें तनख्वाह मिलती रहेगी। सो इन द सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इतना लेबर नहीं है, चटाई, बुनाई, घड़ाई, मटकाई ऐसे काम जो है वो ज्यादा होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल सबसे ज्यादा लेबर लेने वाले डिपार्टमेंट है। इन केस ऑफ टर्शरी की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम में है। आईटी इंडस्ट्री आप देखोगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस वाले, इनमें बहुत लोग काम करते हैं। तो टर्शरी सेक्टर के मामले में आईटी इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर के मामले में स्मॉल स्केल, और प्राइमरी के मामले में एग्रीकल्चर। बाकी डेयरी, मैन्युफैक्चर, डेयरी, फिशिंग और उनके मुकाबले एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग है। तो ये वो सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा लेबर देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यार से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी पढ़ाई में इसी तरीके से आग लगाते रहें, धमाल मचाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, सी यू, टेक केयर।